अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने यूरोपियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज सीरीज नंबर 5 है। इससे पहले 4 सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप फॉलो कर लें। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज नंबर 5। और आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है द कंसर्ट ऑफ यूरोप, यानी वियना ऑर्डर। इसको हम कहते हैं मेटरनिच सिस्टम 1815। इसके मतलब ये नाम है, 3 नाम है: द कंसर्ट ऑफ यूरोप, वियना ऑर्डर, मेटरनिच सिस्टम। ठीक है, 1815। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट सा, ये मैंने यूरोप का मैप ऐड किया है यहाँ पे, इसकी मैं शॉर्ट हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं बट थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ये मैप है यूरोप का। यूरोप में अब देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑलरेडी नाम मेंशन है, मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम फ्रांस की बात, मतलब जाहिर है हमारा यूरोपियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। तो हम फ्रांस को ही देखते हैं और यहाँ से इर्द गिर्द मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ बता देती हूँ। ये फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे एक लीडर आया, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे भी मैं टाइमलाइन इसकी बना चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्टे आए और उन्होंने यूरोप के नक्शे को बदल के रख दिया आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी अपने इर्द गिर्द ममालिक से, ताकि वहाँ पे भी जो मोनार्की है उसको ख़त्म किया जाए। और उनमें जो मेन अलायंसेस थे उनकी मैं यहाँ बात कर देती हूँ। मेन अलायंसेस उसमें थे, एक तो रशिया था, ठीक है, साथ में प्रूशिया, ये देख लें, प्रूशिया, रशिया। फिर सबसे बड़ी जो एक पावर थी, ग्रेट ब्रिटेन थी। देन साथ ही साथ यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जर्मनी थी, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी भी होगा। और साथ ही साथ एक तरफ स्पेन था, और फिर छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है। तो सबसे बड़े अलायंसेस की मैं अगेन रिपीट करवा देती हूँ: रशिया, प्रूशिया, इटली, स्वीडन, ब्रिटिश, ठीक है। तो ये अलायंसेस थे। उसके साथ और भी छोटे छोटे कह लो कि कंट्रीज थी जो कि इनके साथ पार्टिसिपेट करके जो है वो नेपोलियन बोनापार्टे के खिलाफ जंगें लड़ रही थी, क्योंकि नेपोलियन जो है वो मोनार्की को खत्म करना चाहता था। और ये जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, ये अलायंसेस जो हैं, ये मिल के फ्रांस में अगेन से मोनार्की को लाना चाहते थे, यानी वहाँ पे जो डेमोक्रेसी आई थी उसको खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट था, मैंने ब्रीफ बता दिया। ये इन वीडियोस इस जो ये पूरी स्टोरी है, इनको मैं पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ, तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए जी, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, यानी वियना ऑर्डर। तो वियना ऑर्डर जो है, अब जब नेपोलियन बोनापार्टे की डेथ हो गई थी 1821 में, 1821 में जब नेपोलियन बोनापार्टे की डेथ हुई, तो वहाँ उसके बाद लोग जो है इर्द गिर्द, जो ये टेरिटरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इर्द गिर्द के ये जो ममालिक हैं, ये बहुत खुश हुए। मतलब ये, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े अलायंसेस थे, रशिया, प्रूशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो इटली वगैरह। तो ये बहुत खुश हुए कि अब ये तो मतलब जाहिर है दुनिया से चला गया है, अब हम दोबारा से फ्रांस में मोनार्की को ला सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने मोनार्की जो है वहाँ पे दोबारा से लेके आए, ठीक है। अच्छा, तो फ्रांस था एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन था। सॉरी, मैं ऑस्ट्रिया का बताना भूल गई। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ठीक है, और साथ में रशिया भी है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटर्निस जो है, ये मेटर्निच कौन है जी? ये मेटर्निच जो है, ये ऑस्ट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर था, सबसे पहले इसने स्टैंड लिया नेपोलियन बोनापार्टे की डेथ के बाद। मेटर्निच ने स्टैंड लिया और इसने कहा कि हम मिल के जो है वो फ्रांस में अब दोबारा मोनार्की लेके आएंगे। नेपोलियन ने जो कुछ इलाकों को यूनिफाई किया था, यानी डिफरेंट इलाकों की जो टेरिटरीज थी उनको यूनिफाई करके उनको एक ही अपने सिस्टम के अंदर लेके आके उन पे रूल कर रहा था, उनको हम अगेन से डिवाइड करेंगे, उनको तकसीम करेंगे बाकी मुल्कों में, ताकि हम वहाँ पे जो दोबारा से डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन जो सिस्टम है वो ना दोबारा डेवलप हो सके, ठीक है।
तो ऑस्ट्रियन मेटरनिच कौन था जी? ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर था। द ऑस्ट्रियन प्रिंस कैन वॉइड अ मीटिंग ऑफ ऑल द यूरोपियन किंग्स, यानी पूरे यूरोप के जो किंग्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई। मेटरनिच ने उन सबको लेटर लिखा, उन सबको बुलाया एक मीटिंग के लिए, यूरोप के पूरे जितने भी ममालिक हैं उनके किंग्स को, वियना में। यानी ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना है, ठीक है। तो वियना में ऑस्ट्रिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है मेटरनिच, उसने सब यूरोप के किंग्स को वहां पे दावत दी, उसने वहां पे उसको उनको बुलाया ताकि वो दोबारा से नेपोलियन के बाद दोबारा से फ्रांस में या पूरे यूरोप में पीस को डेवलप कर सके, पीस को एस्टेब्लिश कर सके, और जो है नेशनलिज्म है उसको डिसॉल्व करें, जो कि नेपोलियन बोनापार्टे ने क्रिएट की थी। यहाँ पे डिसॉल्व आएगा, ठीक है। तो ये था। फिर हम देख लेते हैं अगले जो 5 की प्लेयर्स, इनको कहा जाता है की प्लेयर्स एट वियना, ठीक है। कि जो एक वियना की मीटिंग हुई थी तो उसमें जो की प्लेयर्स थे वो कौन कौन थे? हमारे पास सिजार अलेक्जेंडर वन है, ये रशिया से थे। और नेक्स्ट ब्रिटिश से फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे पास विस्कॉन्ट। देन ऑस्ट्रिया से थे प्रिंस क्लेमेंटिस मेटरनिच, जो मेन थे, ठीक है, और जिन्होंने सबको इनवाइट किया या जिन्होंने सोचा फर्दर। फिर प्रूशिया से थे किंग फ्रेडरिक विलियम थ्री। और फ्रांस से थे फॉरेन मिनिस्टर उसके चार्ल्स म्यूराइस टी टैलेरेंट। तो ये 5 लोग थे, इनको की प्लेयर एट वियना भी कहा जाता है, इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं कि जो कांग्रेस वियना हुई थी या वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, उसका मेन गोल क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था? तो अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, 3 गोल्स बनाए। इनके जो मेन गोल थे उस मीटिंग के, वो था बैलेंस ऑफ पावर, फिर आइडिया ऑफ लिजिटिमेसी, बैलेंस ऑफ पावर, आइडिया ऑफ लिजिटिमेसी, और विक्टर्स शुड बी रिवार्डेड। यानी इन्होंने 3 गोल दिए। यानी किसने दिए? मेटरनिच ने एक मेटरनिच सिस्टम डेवलप किया। उसने कहा कि जो इजीइज्म ग्रो हुई है उसको खत्म किया जाए। यानी इजीइज्म मतलब लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म जो हुई थी, जो कि मोनार्की के लिए खतरा थी, उसको खत्म किया जाए। और ये इसके 3 गोल्स थे, उनको पूरा किया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या था, बैलेंस ऑफ पावर में क्या था कि फ्रांस शुड बी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्गर स्टेट्स। यानी जो फ्रांस है इसके इर्द गिर्द जो टेरिटरीज हैं उनको डिवाइड किया जाए, और उसको जो जिनको वो मतलब टेरिटरीज दी जाएं वो भी बाकी मतलब इसके ऊपर रूल करें, फ्रांस के ऊपर रूल करें। और वहां पे वो ख्याल रखें कि दोबारा से वहां पे नेपोलियन जैसा जो है वो एक लीडर ना आए जो वहां पे मोनार्की को खत्म कर सके, ठीक है। फिर अगला क्या था, आइडिया ऑफ लिजिटिमेसी, मतलब ये इनका आइडिया था कि इससे पहले जो वरासती तौर पे हेरिडिटी वहां पे राजा महाराजा या बादशाह आ रहे थे फ्रांस में, उनका कह लो कि एक टेन्योर चल रहा था, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, ठीक है। मतलब पहले जो रह चुके हैं किंग वगैरह उनको लेके आ जाए। यानी बर्बन डायनेस्टी जो कि रिस्टोर किया गया, जिसको फ्रांस में, स्पेन एंड नेपल्स सिसिली में। हाउस ऑफ सेवोय रिस्टोर्ड इन पिडोमेंट सार्डिनिया में। उसके बाद क्या क्या हुआ, रूल ऑफ, अब यार ये रिस्टोरेशन का बता रहे हैं कि आइडिया ऑफ लिजिटिमेसी जो था उसमें डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट मुल्कों में उन दोबारा जो किंग्स हैं उनको लेके आया गया, उनका रूल जो है वो अगेन से रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया। फिर हाउस ऑफ जो सेवोय था उसको रिस्टोर किया गया। फिर रूल ऑफ पॉप जो था उसको रिस्टोर किया गया। देन क्या हुआ, ये देख लें, मोडीना तुस्कैने, मतलब ये कह लें कि कुछ एरियाज थे, कुछ टेरिटरीज थी, यहाँ पे इन सबको रिस्टोर किया गया। फिर क्या था, विक्टर शुड बी रिवार्डेड, यानी जिन्होंने हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को, तो नेपोलियन को जैसे मैंने आपको बताया एग्जाइल कर दिया गया था। पिछले लेक्चर में मैं बताया था, अगर आप लेक्चर पिछला सुनेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हर लेक्चर जो है वो अगले से लिंक कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो जो है बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। उससे पहले भी नेपोलियन को एक जंग में हराया गया था, रशिया ने हराया था, ठीक है। रशिया ने एक जंग में नेपोलियन को हराया था और उसे एग्जाइल कर दिया गया था आइलैंड ऑफ एल्बा पे। आइलैंड ऑफ एल्बा पे जब इसको एग्जाइल किया गया था तो उसके बाद के ये इकदाम है सारे, ठीक है, ये वियना कांग्रेस ये वो सारा, क्योंकि ये 1815 की हम बात कर रहे हैं। नेपोलियन की डेथ तो आगे जाके होती है 1821 में, ठीक है। नेपोलियन को दोबारा एग्जाइल किया गया था, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी, पहली एक्साइलेशन के बाद का ये सारा प्रोसेस है। अच्छा जी, विक्टर शुड बी रिवार्डेड, सॉरी, विक्टर्स शुड बी रिवार्डेड, यानी ठीक है कि जो भी जिन्होंने नेपोलियन को हराया है उनको रिवॉर्ड दिया जाए। यानी उन उन ममालिक को
कुछ ना कुछ टेरिटरीज उनके हैंड ओवर की जाए। तो ये हमारे पास है राइनीलैंड, उसको प्रूशिया के हवाले किया गया, पोलैंड को रशिया के हवाले किया गया। फिर प्रूशिया वाज आल्सो डिवाइडेड विद एरियाज फ्रॉम स्वीडिश आर्मीनिया, सेगोने, ठीक है। फिर लैम्बार्डी और वेनेटिया जो है उसको ऑस्ट्रिया को दिया गया। फिर जो हॉली रोमन एम्पायर थी उसको रिस्टोर किया गया। उसके साथ साथ नेपोलियन ने जो जर्मनी थी, एक जर्मनी स्टेट्स थी 300, उनको मर्ज करके 39 स्टेट्स बना दी थी, और उनकी एक कॉमन पार्लियामेंट भी बनाई गई थी डाइट के नेम से, जहाँ पे सारे जो राजा में राजा थे, वहाँ के जो लीडर्स थे वो आके वहाँ पे मीटिंग करते थे, ठीक है। तो ये जो ये जर्मन स्टेट्स थी, अब जाहिर है इनको दोबारा 39 स्टेट्स को 300 स्टेट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए रिवार्ड के तौर पे ऑस्ट्रियन प्रिंस को उसका रूल दे दिया गया, ठीक है। यानी वो जो 300 जर्मन स्टेट जिनको नेपोलियन ने 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है, उन 39 स्टेट्स को जाहिर है दोबारा 300 में नहीं लाया जा सकता था, उनको उसी तरह एज इट इज रहने दिया गया, और रिवार्ड के तौर पे ऑस्ट्रियन प्रिंस को उसका रूलर बना दिया गया। तो ये इनके 3 गोल्स थे, अगेन से बता देती हूँ। ये आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। ये जस्ट मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही थी, तो मैंने इसमें डिटेल जो है वो ऐड कर दी। इसको आप लाजमी याद कर लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पावर, आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी, विक्टर्स शुड बी रिवॉर्डेड, ठीक है। फिर अगला हम देख लेते हैं रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1830 और 1848 रेवोल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप पिछले लेक्चर लाजमी देखिएगा, बार बार बता रही हूँ कि ये लेक्चर लिंक कर रहा है पिछले लेक्चर से, ठीक है। अच्छा, तो एक बार मतलब कहते हैं हिस्ट्री में कि फ्रांस जो है उसमें ऑलमोस्ट 4 बार जो है वो फ्रांस रिपब्लिक मुल्क बना, ठीक है। यानी उसमें एक बार मोनार्की थी, फिर खत्म हुई, दोबारा मोनार्की आई, फिर खत्म हुई, फिर आई, फिर गई, ठीक है। तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहा, क्योंकि जो फ्रांस में तो मोनार्की जो है वो एक बार खत्म हुई, ठीक है, वहां पे रेवोल्यूशन आया। तो इर्द गिर्द के जो ममालिक थे वो ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की खत्म हो, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जो है वो रिएक्ट करते थे, उनका रिएक्शन होता था, और वो दोबारा से वहां पे मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए जंगे लड़ते थे, अपने अलायंसेस बनाते थे, और वहां पे जो मेन लीडर नेपोलियन बोनापार्टे हैं उनके खिलाफ उन्होंने काफी जंगे लड़ी, ठीक है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट मोनार्की फ्रांस में जो दोबारा से मोनार्की जब फ्रांस में रिस्टोर की गई नेपोलियन बोनापार्टे के बाद, उसकी एक्साइलेशन के बाद, तो उसके रिएक्शन में फिर दोबारा से 2 रेवोल्यूशन आए। 1830 का रेवोल्यूशन आया और एक 1848 का रेवोल्यूशन आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे हमने बताया, ये आपने पीछे पढ़ा है 1789 को क्या हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 1815 में क्या हुआ, फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ, वियना कांग्रेस हुई, यानी नेपोलियन को फर्स्ट टाइम एग्जाइल किया गया था एल्बा आइलैंड पे। ये आपने लाजमी याद करना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। एंड वियना कांग्रेस हुई। वियना कांग्रेस में क्या हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड मोनार्की की रिस्टोरेशन हुई यूरोप में और फ्रांस में। और जैसे मैंने आपको बताया, लुइस 18 को वहां पे दोबारा से राजा बनाया गया। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नेपोलियन को जब फर्स्ट टाइम एग्जाइल कर दिया गया, तो उसके बाद वियना कांग्रेस हुई और राजा आ गए, मोनार्की दोबारा से आ गई, रिस्टोर हो गई 1830 में। और कौन से राजा आए, लुइस 18 आए, ठीक है। फिर 1830 में क्या हुआ, दोबारा जैसे मैंने आपको बताया एक रेवोल्यूशन आया, जो कि था अगेंस्ट चार्ल्स टेन के। अब ये चार्ल्स टेन कौन था, ये चार्ल्स टेन था जिसने रिप्लेस किया था लुइस 18 को। लुइस 18 जब राजा बना था, तो वहाँ जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ इतना कोई रिएक्ट नहीं किया था, कि ये राजा जो था एक तो एजिड थे, फिर ये चाहते थे कि चलो जैसा कोई सिस्टम चलता आ रहा है उसे चलने दो, ठीक है। वहां पे नाम की जस्ट मोनार्की थी, लोग अपने अकॉर्डिंग जी रहे थे, ठीक है। लेकिन इसको रिप्लेस किया चार्ल्स टेन ने। चार्ल्स टेन जो था ये बहुत एक तो यंग था, फिर बहुत ही एनर्जेटिक था, और बहुत ही एम्बिशियस था। तो ये अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन यानी मोनार्की को अगेन दोबारा से रिस्टोर करना चाह रहा था, तो इसके अगेंस्ट फिर रेवोल्यूशन हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन 1830। फिर 1848 का हुआ, फेब्रवरी में रेवोल्यूशन आया। ये किसके खिलाफ था, ये लुइस फिलिप के था, जिसने रिप्लेस किया था चार्ल्स टन को, ठीक है। तो ये जस्ट डायरेक्ट
मैंने आपको टू द पॉइंट बातें बताई, अब थोड़ा मैं इनको डिटेल में बता देती हूँ कि 1824 में क्या हुआ कि चार्ल्स 10 ने सक्सीड किया लुइस 18 को और बर्बन डायनेस्टी को। ठीक है, लुइस 18 जब आए तो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई थी, और बर्बन डायनेस्टी जब इसका फॉल हुआ तो कौन सी डायनेस्टी आई? ऑरलेन डायनेस्टी। ये अगले मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, चार्ल्स 10 ने सक्सीड किया लुइस 18 को, बर्बन डायनेस्टी को। फिर जुलाई 1830 में इशू ऑफ ऑर्डिनेंस आया। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया जिसमें क्या था कि डिसॉल्व कर दिया जाए। यानी ये किसने कहा? चार्ल्स 10 ने कहा कि जो इलेक्टेड हाउस है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, पार्लियामेंट में जो वोटर हैं फ्रेंचाइज के वोटर हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, प्रेस और लिबर्टी, सिविल लिबर्टी को भी कम किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन सिस्टम को में जो चेंजेस हैं उनको कर्टेल किया जाए। तो ये इसने कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि किंग रन अवे, यानी जो लोगों ने फिर रेवोल्यूशन रिवॉल्ट किया इसके अगेंस्ट 1830 में, तो ये किंग जो है यानी चार्ल्स 10 जो है यहाँ से भाग गया। तो डाउनफॉल हो गया बर्बन डायनेस्टी का। फिर राइज हुआ ऑरलेन डायनेस्टी का। ऑरलेन डायनेस्टी में कौन आए? लुइस फिलिप आए। ठीक है, और वो स्टेटस क्वो थे। फिर यहाँ पे मैं बता दूं 1852 में क्या हुआ? नेपोलियन 3 आए यहाँ पे। ठीक है, फ्रांस में बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के एम्परर बने। और 1871 में क्या हुआ कि फ्रेंच बिकेम रिपब्लिक एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पैक्ट्स क्या हुआ, इम्पैक्ट्स ऑफ 1830 रेवोल्यूशन और इम्पैक्ट्स ऑफ 1948 रेवोल्यूशन। ये आपका भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या हुआ है कि एंड ऑफ बर्बन डायनेस्टी, यानी 1830 का जब रेवोल्यूशन आया तो बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया। यानी किसकी डायनेस्टी? चार्ल्सटन की डायनेस्टी, ऑरलीन डायनेस्टी आ गई पावर में, यानी लुइस फिलिप की डायनेस्टी जो है वो पावर में आ गई। फिर फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया आफ्टर 1830 रेवोल्यूशन। फिर मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रांग होगी आफ्टर 1830 रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन पॉइंट है ये फ्रांस के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ वो है, और ये जो ऑरेंज पॉइंट है ये यूरोप पे जो इम्पैक्ट हुआ वो है। ठीक है, सेम एज दूसरा भी। अच्छा, तो यूरोप में क्या हुआ? मैस रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, इटली, पोलैंड, बेल्जियम में। फिर नेशनलिज्म जो है उसको अगेन से जो है वो मतलब दोबारा से उभरना शुरू होगी, और वियना सिस्टम जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। फिर अगेन हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ 1948 का रेवोल्यूशन। तो ग्रीन वाले पॉइंट जो है वो इम्पैक्ट हुआ, यानी फ्रांस पे, ये फ्रांस पे जो इम्पैक्ट हुआ वो वाले पॉइंट है। ऑरेंज वाला जो है वो जो यूरोप पे इम्पैक्ट हुआ वो है। अच्छा, एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो यूरोप फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसका एंड हो गया 1948 के रेवोल्यूशन के बाद। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक अगेन, सोशलिज्म भी वहाँ पे मतलब अगेन से आई। और यूरोप में क्या हुआ? नेशनलिस्ट राइज इन यूरोप, और इटली, जर्मनी, हॉलैंड, हंगरी पीपल लोगों ने क्या किया? रिवॉल्ट किया मिटरनिच के अगेंस्ट, और जो वियना कांग्रेस है उसको कम्प्लीटली तौर पे वहां पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतना है। मैं अभी वैसे रिवाइज करवा देती हूँ आपको, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास मैप है जिसमें जो है वियना कांग्रेस जब बनी। ठीक है, वियना कांग्रेस जब हुई 1815 में, और किसने करवाई? मेटरनिच ने। मेटरनिच कौन था? फॉरेन मिनिस्टर था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल वियना है उसमें वहां पे एक कह लो कि कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, एक कह लो कि मीटिंग बुलाई गई, बाकी जो इर्द गिर्द यूरोप के ममालिक हैं उनके किंग्स को वहां पे बुलाया गया, और जिसमें 5 की प्लेयर्स थे जो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वियना कांग्रेस के नतीजे में, उसके रिजल्ट में 2 रेवोल्यूशन आए थे। फिर 1830 का रेवोल्यूशन आया था और 1848 का रेवोल्यूशन आया था, वो भी मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि उनका इम्पैक्ट जो फ्रांस पे आया और यूरोप पे आया वो भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, वियना कांग्रेस में 3 गोल्स थे उनके, अगेन से रिपीट करवा देती हूँ। अभी वैसे मैं वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, उसके बाद राइज ऑफ लिजिटिमेसी, देखिए आइडिया ऑफ, सॉरी, बैलेंस ऑफ पावर, आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी, और विक्टर शुड बी रिवॉर्डेड। ये आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। और ये अब मैं मैप बताने लगी हूँ कि जो चेंजेस आए थे वियना कांग्रेस के बाद। ठीक है, जो चेंज आया था। अब ये मेन फ्रांस टेरिटरी है। ठीक है, फ्रांस का मुल्क है। और ये ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन दूसरा मुल्क है, रशिया है, प्रूशिया है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे इटली है। ठीक है, और बाकी इलाके हैं कुछ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये जो अब देख लें मेंशन है, ये प्रूशिया का इलाका है, ग्रीन वाला। ठीक है, और ऑस्ट्रिया एम्पायर है। और साथ ही साथ ये देखें, ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है सारी। और ये वियना है, ये आप देख रहे होंगे वियना, यहाँ पे कांग्रेस बुलाई गई। और वियना एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। फिर फ्रांस है ये,
और येलोविश ऑरेंज में है पिडोमेंट सार्डोनिया। फिर रशिया है ऑरेंज में, जर्मन स्टेट्स हैं ग्रीन में, और ये जो पूरा बॉर्डर आ रहा है ये जर्मन स्टेट्स का है, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि 300 स्टेट्स थी जर्मन स्टेट, जिनको नेपोलियन ने 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया था और उनके ऊपर रूल कर रहा था। अब जाहिर है जब वियना कांग्रेस हुई तो इसमें मिटरनिच ने कहा कि उन 39 स्टेट्स को हम अगेन 300 स्टेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, उन पे इसी तरह एज इट इज उनको किसी के हवाले करना होगा। तो वो फिर ऑस्ट्रियन प्रिंस के हवाले कर दिया गया था, ऑस्ट्रियन प्रिंस को उनका रूलर बना दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला वो इलाका है। ठीक है, बाकी ये मैं कुछ बता चुकी हूँ आपको। पेडुनन सार्डिनिया ये इलाका, ठीक है। फिर जुनोया का इलाका, सेवोय, ये सेवोय डायनेस्टी का मैं आपको बता चुकी हूँ। नेपल्स का बता चुकी हूँ, ये ऊपर आप देख लीजिएगा दोबारा से, रिवाइज कर हो जाएंगी आपकी काफी चीजें। ठीक है, ये स्पेन है। ये जस्ट मैं आपको यूरोप का मैप दिखा रही हूँ, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि फ्रांस कहाँ पे था, तो उसके साथ इधर ब्रिटेन है, उसके दरमियान ये इंग्लिश कैनाल आती है। ठीक है, ये स्पेन है हमारा, और साथ ही ये ऑस्ट्रिया है, ये साथ रशिया है, और इधर प्रूशिया है, डेनमार्क है, ऊपर इधर स्वीडन है, ऊपर नॉर्वे भी है। ठीक है, तो ये मैप है। आफ्टर कह लो कि वियना कांग्रेस जब हुई उसके बाद जो इन्होंने यूनिफिकेशन की इलाकों की, और उनकी डिवीजन की उन टेरिटरीज की, और उन्हें सौंपा। तो आज के लिए इतना ही था। अगेन से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। पिछले लेक्चर्स आप लाजमी सुनिएगा, तभी आपको इनकी समझ आएगी। ये तो मैंने ओवर आपको यूरोप का एक मैप दिखाया, और इसमें मैं हमने पढ़ा द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जिसको हम वियना ऑर्डर या वियना कांग्रेस या मेटरनिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। फिर उसमें मैंने आपको बताई कौन कौन है, और साथ ही की प्लेयर्स का बताया। फिर मैंने आपको उनके 3 जो गोल्स थे वियना कांग्रेस के, उनका बताया। और साथ ही साथ मैंने ये मेन डेट्स हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उनका बताया। और साथ ही साथ मैंने उनकी आपसे शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की है, और उनका इम्पेक्ट भी शेयर कर दिया है, जो कि आपके सब्जेक्टिव पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।